लिखूंगा दोस्त मैं, है ना, आप लिख लेना इसको। दूसरी बात, मौलिक अधिकारों में, अच्छा जैसे हम आपसे बात करते हैं, जब मूल संविधान बना था, तो अभी हम आगे चल के और बहुत विस्तार से बात करने वाले हैं, जब हमारा संविधान बना था तो हमारे मौलिक अधिकार कितने थे? तो आप कहेंगे मौलिक अधिकार हमारे 7 हुआ करते थे, और 7 में से अगर मैं वर्तमान में बात करूं तो अभी मौलिक अधिकार कितने हैं? तो आप कहेंगे अभी 6 हैं। तो एक मौलिक अधिकार कौन सा छीन लिया गया? तो आप कहेंगे भैया संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है वह 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में, उसके द्वारा उसको खत्म कर दिया गया। अब जब उसको खत्म कर दिया गया तो क्या वो आपका फिर मौलिक अधिकार रहा? नहीं। वर्तमान में वो आर्टिकल 300A में एक कानूनी अधिकार है, भाग 12 में, यानी पहले भाग 3 में था, भाग 12 में भेज दिया। तो जब उसको खत्म कर दिया गया, हम आर्टिकल 19 में भी पढ़ेंगे, 19(1) का F खत्म किया गया, जो आपका संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार कहता था, प्रॉपर्टी को आपका फंडामेंटल राइट कहता था, उसको खत्म कर दिया गया। तो यानी कि मौलिक अधिकार, हमने कहा कि भैया उनके हनन पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, ठीक है, कोई वायलेट कर रहा, और यहां पर तो खत्म ही किया गया सीधे। तो फिर तो इसके लिए भी कोई प्रावधान होगा नहीं, तो सब लोग बोलते भैया सुप्रीम कोर्ट चले जाते, तो क्या प्रावधान हुआ था? उस प्रावधान को भी हम आपका समझेंगे जब हम आज आपको पढ़ाएंगे आर्टिकल 13, कि कैसे केशवानंद भारती केस में ये कहा गया कि संविधान संशोधन जो है उसको भाग 3 के अंतर्गत जो है असंगत नहीं माना जाएगा। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पर ये बात याद रख लेनी है। और दूसरी बात आप समझे, यानी मौलिक अधिकार छीने जा सकते हैं, मौलिक अधिकार खत्म भी किया जा सकता है कोई सा, लेकिन उसके लिए जरूरत क्या होगी? मौलिक अधिकारों में संशोधन के लिए, संशोधन के लिए, संशोधन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होगी? विशेष बहुमत, अर्थात 2/3 मेजोरिटी की आवश्यकता होगी, आवश्यकता होगी। ठीक है, मौलिक अधिकारों के संशोधन के लिए, यानी स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, अगली बात पर आते हैं। 2 बातें हमने जानी अब तक मौलिक अधिकारों के बारे में। तीसरी बात पर आएंगे। मौलिक अधिकार अधिकार असीमित नहीं है, असीमित नहीं है। फंडामेंटल राइट्स इज नॉट, आर नॉट लिखें, आर नॉट अनलिमिटेड। यानी कि आपको मौलिक अधिकार जो मिले हुए हैं उनको छीना जा सकता है, लेकिन जैसे इसका एक उदाहरण लिख लीजिए, स्थिति क्या है? नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान छीने जाते हैं या नहीं? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सिर्फ क्या होता है? सिर्फ 2 ऐसे होते हैं जो नहीं छीने जाते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से बने रहेंगे? याद रखेंगे, सिर्फ आर्टिकल 20 और 21 के अलावा जितने भी होते हैं वो सभी स्वतः खत्म हो जाते हैं। अलावा अन्य, अन्य क्या हो जाते हैं? छीन लिए जाते हैं। ओके, बात क्लियर है ना? इतनी बात समझे ना अभी? मतलब आप लोग नहीं जानते होंगे, बहुत सारे लोग जो जानते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं जानते होंगे तो वो बोलेंगे भैया अभी तो हम नहीं जानते आर्टिकल 20 है। तो उसके लिए धैर्य रखना है, धैर्य रखेंगे तो सब कुछ सीखेंगे। और ये होगा नहीं अभी मुझे सब कुछ जान लेना है, तो उसमें कुछ भी नहीं जान पाएंगे। 20 और 21 के अलावा अन्य छिन जाते हैं, यानी कि असीमित नहीं है। अगली बात याद रखें, क्योंकि इन सब बिंदुओं की हमें जरूरत होगी। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार जो है हमारे परिवर्तनीय है। क्या है? परिवर्तनीय है। परिवर्तनीय का मतलब हम क्या कहेंगे? FR आर एनफोर्सेबल। एनफोर्सेबल, एनफोर्सेबल का मतलब क्या होता है? कि भैया न्यायालय इनको क्या करेगा? एनफोर्सेबल का मतलब ही होता है कि न्यायालय द्वारा लागू होते हैं। इसीलिए हम सीधे कहां जाते हैं? कोई इनको छीनेगा तो न्यायालय द्वारा लागू होते हैं।
यानी कि एनफोर्स्ड बाई कोर्ट, न्यायालय द्वारा लागू होते हैं। ठीक है, इसीलिए हम यहां पर कभी भी हनन होगा तो सीधे जाएंगे। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार मुख्यतः नकारात्मक प्रवृत्ति के हैं। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है बताओ? नकारात्मक होते हैं मौलिक अधिकार या सकारात्मक होते हैं? मुख्यतः, सभी की बात नहीं कर रहा हूं, मुख्यतः नकारात्मक प्रवृत्ति के हैं। फंडामेंटल राइट आर, अच्छा एक बार थम्स अप करके मुझे बताएं, अब से पहले मतलब संविधान को किस किस ने पढ़ा है? ऐसे नहीं कि पूर्ण संविधान को, मतलब किसी एक आर्टिकल को, जो मौलिक अधिकार हो, किसी भी एक आर्टिकल को आपने अब से पहले पढ़ा है। यानी इसकी बात हम कर रहे हैं कि वो नकारात्मक प्रवृत्ति के हैं। इस बात का मतलब क्या है? आप कभी भी पढ़ेंगे सभी आपका अनुच्छेदों को, बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं पढ़ा है, तो आप देखेंगे जैसे कि मैं आपसे बोलता हूं, आर्टिकल 15 में कहा गया है धर्म, जाति, आपका जन्म स्थान, रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। किस शब्द का इस्तेमाल किया है? नहीं होगा। यानी काम तो सकारात्मक है, रिजल्ट जो आएंगे वो पॉजिटिव आएंगे, उससे जो नतीजा निकलेगा वो सकारात्मक रहेगा, लेकिन जो भाषा इस्तेमाल की गई है वो क्या की गई है? नहीं। ठीक है, जैसे आर्टिकल 18 में बोले कोई भी उपाधि धारण नहीं करेगा, नहीं शब्द का इस्तेमाल है। जैसे मैं आपसे एक छोटी सी बात करता हूं, जब मैं एक उदाहरण लिखता हूं, चोरी नहीं करनी चाहिए, ये सकारात्मक हम बात कर रहे हैं, करनी चाहिए। इसके लिए जिन साथियों को हिंदी का ज्ञान होगा वो बहुत अच्छे से समझेंगे कि वाक्य में दो प्रकार ऐसे भी होते हैं कि एक तो सकारात्मक वाक्य होते हैं, सकारात्मक, और एक होते हैं नकारात्मक। नकारात्मक वाक्य उनको हम बोलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस उनको हम बोलते हैं इसमें नॉट का यूज होता हो, नहीं का प्रयोग। तो इसमें नहीं का है, लेकिन बात कैसी हो रही है? आप कहेंगे भैया बात तो अच्छी हो रही है, चोरी नहीं करनी चाहिए, यानी कि नतीजा जो है वो तो सकारात्मक है, लेकिन वाक्य की प्रवृत्ति कैसी है? ऐसे ही आप जब मौलिक अधिकारों को पढ़ेंगे हम आगे चल के, तो आप देखोगे ज्यादातर मौलिक अधिकारों में क्या होगा? नहीं शब्द का इस्तेमाल होगा, नहीं शब्द का इस्तेमाल होगा। ठीक है, बात समझ गए क्यों नकारात्मक प्रवृत्ति है? फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो नकारात्मक नहीं है। कभी आप सोचे कि भैया फंडामेंटल राइट्स तो हमारे अधिकार की बात कर रहे हैं और हमारे अधिकार की बात करने वाली चीज ही नकारात्मक हो गई। तो मैंने क्या बोला, उनकी जो प्रवृत्ति है, उनकी जो भाषा है वो नकारात्मक है, लेकिन सभी की नहीं है। इसीलिए हमने बोला मुख्यतः। जैसे आप आर्टिकल 16 को पढ़ेंगे, लोक नियोजन के अवसर पर, लोक नियोजन के अवसर पर क्या बोलेंगे आपका, वह समानता को, अवसर की समानता को दिखाएगा। तो वहां पर कहीं भी नहीं शब्द का इस्तेमाल नहीं है। इसका अपवाद भी आप लिख सकते हैं। जैसे कभी आपसे पूछा जाए कि फंडामेंटल राइट जो है वह नकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन इसका एक अपवाद भी है, वह कौन सा है? तो अपवाद कौन सा हो जाएगा? एक्सेप्शन केस हो जाएगा आर्टिकल 16, क्योंकि उसमें नहीं शब्द का इस्तेमाल भाषा में कहीं भी नहीं किया गया है। बात क्लियर है? तो मौलिक अधिकार नकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। आगे लिखेंगे, कुछ मौलिक अधिकार, कुछ मौलिक अधिकार, बात समझ पा रहे हैं ना दोस्त मैं क्या आपको समझा रहा हूं आसानी से? तभी मजा आएगा मौलिक अधिकारों को पढ़ने में। मैं कहूं तो कॉन्स्टिट्यूशन में आप बाकी सबको तो एग्जाम की दृष्टि से पढ़ लेना, लेकिन इसको एक नागरिक होने के नाते ये मैं आपको समझा पाऊंगा कि हमें क्या जरूरत है। उसके लिए हमको बहुत आराम आराम से धीरे धीरे सीखने की आवश्यकता है। कुछ मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। जल्दी तो नहीं है तुम्हें सीखने की? भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। कौन कौन से मैंने आपको बताए थे? तो आपका आर्टिकल 15 भेदभाव की बात नहीं करेगा, आर्टिकल 16 लोक नियोजन जब सरकारी नौकरी आपका, आर्टिकल 19 में आपका स्वतंत्रताएं बताई गई हैं, वाक, अभिव्यक्ति, संघ बनाने की, संगठन बनाने की, घूमने की। आर्टिकल 29, ठीक है,
और आर्टिकल 30। यहाँ के आपके कल्चरल और एजुकेशनल राइट बताए गए हैं, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार बताए गए हैं। तो ये क्या है, जो केवल भारतीयों को प्राप्त है। लेकिन इसके अलावा जितने भी हैं, जैसे मैं बात करता हूं आपसे, मान के चलो हम इसमें से बात करते हैं आर्टिकल 17, तो क्या ये भारतीयों को प्राप्त है या नहीं है? तो केवल भारतीयों से मतलब क्या है? केवल भारतीयों का मतलब है ओनली फॉर इंडियंस है, ये आपका विदेशियों को नहीं मिलेंगे। लेकिन बाकी जो सारे हैं, बाकी जो सारे आर्टिकल्स हैं, बाकी जो मिलेंगे वो भारतीयों को भी मिलेंगे और साथ में आपका फॉरेनर्स, विदेशियों को भी मिलेंगे। तो ये ना समझ लेना कि बाकी भारतीयों के लिए नहीं है, यानी भारतीयों के लिए तो सभी हैं, संविधान ही भारतीयों के लिए लिखा जा रहा है और साथ में विदेशियों को। लेकिन विदेशियों को ना तो 15, यानी भैया क्या विदेशियों के साथ में आपका धर्म के आधार पर भेदभाव हो सकता है? तो हमारा संविधान तो यही आपको बताता है कि भाई आपका देश की जो प्रस्तावना वो क्या बता रही है संविधान की, कि भाई हमको देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना है। तो डिग्निटी, मर्यादा आपको देश की बनाए रखनी है, तो क्या आप किसी विदेशी के साथ में व्यवहार करेंगे? लेकिन मान के चलिए किसी ने वो ऐसा व्यवहार कर दिया तो फिर वो पनिशेबल नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर उसको पनिशेबल बनाया जाएगा संविधान के अनुसार नहीं, फिर उसको बनाया जाएगा किससे? मैंने आपको बताया था, फॉरेन एक्ट, जो विदेशी अधिनियम है उसके तहत फिर उसके लिए प्रावधान भी है। कभी ऐसा ना हो आप किसी विदेशी को पकड़ लें कि भैया हमारा संविधान तो इस बारे में बात नहीं करता है। समझ पा रहे हैं? तो कुछ मौलिक अधिकार किसके लिए हैं? सम फंडामेंटल राइट्स आर ओनली फॉर इंडियन सिटीजन्स। अगली बात करेंगे, अधित्याग का सिद्धांत लागू है। अधित्याग का सिद्धांत, इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। बहुत अच्छा सिद्धांत है, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। अधित्याग का सिद्धांत लिख लेना, अधित्याग का सिद्धांत लागू है भारत के फंडामेंटल राइट्स के मामलों में। तो क्या बोलेंगे, ये क्या है भैया अधित्याग का सिद्धांत? देख लेना, भारत में फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार, समझ आएंगे ना, का त्याग नहीं किया जा सकता है। त्याग नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह, क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि यह व्यक्तिगत हित के लिए ना होकर या अपितु व्यक्तिगत हित के लिए ना होकर सामाजिक हित के लिए है। इस बात को समझना है, सामाजिक हित के लिए है। यानी क्या बोला हमने? एफआर को त्याग नहीं कर सकते हैं, याद रखना, एफ फंडामेंटल राइट्स कांट बी सोशल इंटरेस्ट। इस बात को समझे। जैसे आप किसी एक अनुच्छेद को सोचिए जो आपको क्या बताता है, जो फंडामेंटल राइट है। तो हम जैसे मान के चलते हैं, इसमें हम कहते हैं आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 बताता है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का क्या मतलब है? अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का अंत, इसी को बताता है जी। अब मान के चलिए आप ये कह रहे हैं कि भाई अस्पृश्यता का अंत मतलब किस लिए लाया गया, कि भाई जो कुछ समुदाय हैं अन्य समुदायों को खुद से नीचा समझ करके उनके साथ में क्या करते हैं, फिर एक डिस्क्रिमिनेशन अर्थात भेदभाव करते हैं। तो उस भेदभाव को रोका जा सके, इसी के लिए तो अनुच्छेद 17 आया। अब अनुच्छेद 17 आया, अब मान के चलो एक व्यक्ति ये बोले कि भाई मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है और आप मेरे साथ छुआछूत जैसा जो भेदभाव है वो कर सकते हैं, यानी आप मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। उसने, भाई व्यक्ति का अपना अधिकार है ना। तो यहां पर क्या बोला कि जो फंडामेंटल राइट है उसको त्याग नहीं किया जा सकता है। आप अपने फंडामेंटल राइट को छोड़ नहीं सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते ठीक है आप अगर अब मेरे साथ कोई भेदभाव करेंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फिर इसके लिए आप भी दोषी हो जाएंगे। जैसे मुझे एक बात बताइए, जीवन जीने का अधिकार क्या एक मौलिक अधिकार है? तो आप कहेंगे हाँ। तो जीवन जीने के अधिकार में क्या मरने का अधिकार भी शामिल है? यानी भाई मेरा जीवन है
और मैं इसको जब चाहे खत्म